हेलो मेरे मेरे बच्चों, मैं कृष्णा पटेल आप सभी का विनर्स ऑनलाइन स्कूल में स्वागत करता हूं। और आज की हमारी जो मैथ्स की जो क्लास 10th की जो क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर फर्स्ट होने वाली है। और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हमारे लिए। यहां से हम दो समीकरणों में से x और y की वैल्यू निकालेंगे। उस टाइप से यहाँ पर हम दो प्रकार की विधियां भी हम पढ़ेंगे। लगभग 3 प्रकार की विधियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्लास फर्स्ट होने वाली है यहाँ पर। और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कहने का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस की बात होगी यहाँ पर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात होगी, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले बेसिक चीजें हम थोड़ा सा डिटेल में इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन इन चीजों को हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं, इनके समीकरण कैसे बनते हैं। तो आइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना? दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, समीकरण के युग्म की अगर बात होगी, उनके युग्म है ना, उनका जोड़ा, है ना, उनका युग्म। तो उनका युग्म कैसा होगा, वो इस टाइप से होगा। फर्स्ट वाला जोड़ा हो जाएगा आपका, आप इसको लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा वाला हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहां पर x और y जो दोनों है, x और y क्या है, यहां पर x और y दो चर हैं, x तथा y दो चर हैं, x तथा y दो चर राशियां हैं, दो चर राशियां हैं, ठीक है ना। हाँ, x और y क्या है, दो चर राशियां हैं। और एबीसी क्या है, a1 b1 c1, या फिर दूसरे वाले में से a2 b2 c2, या आप इनको कह सकते हैं एबीसी बोल सकते हैं। ए बी और सी ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। यहां पर एबीसी क्या हो गया, वास्तविक संख्याएं हो गया। और एक्स और वाई क्या हो गए, दो चर राशियां हो गई है ना, दो वेरिएबल हो गए आपके। एक्स और वाई ये दोनों क्या है आपके, वेरिएबल कहते हैं इनको, वेरिएबल, है ना, ये वेरिएबल हो गए आपके। और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें एबीसी से, तो एबीसी आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। इनको हम क्यों कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, रियल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर हमारे लिए, बहुत सारी चीजें इसमें हम डिटेल में सीखने वाले हैं, है ना। देखिए, तो ये इनका क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, इनका सामान्य रूप हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ये क्या हो गया, इनका सामान्य रूप हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो मानक रूप जो होता है, उनका जो रूप होता है वो कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर C1 और C2 उधर भी हो सकते हैं। हाँ, C1 और C2 दोनों या फिर उधर होंगे या फिर इधर होंगे बराबर के। इधर भी ले सकते हैं या उधर से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ चीजें सीखेंगे। इसमें फर्स्ट हमारी ध्यान रखने योग्य बातें होगी हमारी। इसमें हम एक रेशो लेंगे, ये जो दोनों समीकरण थे यहां पर, इसमें हम एक रेशो लेंगे। रेशो कौन सा वाला होगा आपका, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। इसको क्या कहते हैं, इसको अद्वितीय हल कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपकी बन जाए तो यहां हम इसको कहेंगे अद्वितीय हल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल। कौन सा हल, अद्वितीय हल। ओके, अद्वितीय हल को एक हल के नाम से भी जाना जाता है, एक हल ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें क्या होगी कि जब भी आपकी कंडीशन a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, a1 बाई a2 और नॉट इक्वल क्या हो, b1 बाई b2 हो अगर आपके पास यहां पर, तो आप क्या लेंगे, यहां पर अद्वितीय हल होगा आपका। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। हाँ, a1 बाई a2
इज इक्वल टू नॉट इक्वल B1/B2 अद्वितीय हल होगा। और यहां पर जो रेखाएं होने वाली है वो रेखाएं होने वाली है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होने वाली है। इनको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है? वो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है या फिर छेदक करती है। यहां पर तो एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये ए बी वाली जो रेखा है, ए बी वाली जो लाइन सेगमेंट है या फिर और सी डी वाली जो रेखा है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है? एक ही बिंदु पर क्या कर रही है? यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो कहने का मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हल किसको कहते हैं? जब रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो हम उसे क्या कह सकते हैं? एक हल कह सकते हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उन रेखाओं को हम प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। अब अगली बात होगा कि यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर संगत हल हो रहा है। क्या हो रहा है? संगत हल हो रहे हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से संगत हो रही है ना? तो यहां हम कह सकते हैं संगत हल कह सकते हैं इसको। कौन सा हल कह सकते हैं? संगत हल। संगत हल कहने वाली कंडीशन हो गई है यहां पर। ठीक। दूसरी वाली बात अगर हम यहां पर करें, दूसरी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाला रेशो आपको याद हो गया। पहले वाला रेशो आपको ऐसे याद करना है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ये जो रेशो है इस अनुपात को क्या कहते हैं? इस अनुपात को कहते हैं अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल है ना, एक हल कहते हैं। एक हल के बाद में A1/A2 नॉट इक्वल B1/2 को हम अद्वितीय हल कहते हैं, एक हल कहते हैं, जिसमें रेखाएं कैसी होती है? उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। कैसी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ठीक है ना? कौन सी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। ओके। हाँ, अगला हो गया संगत हल हो गया। दोनों रेखाएं एक दूसरे पे मिल गई। ये पहली वाली लाइन आपको डिटेल में आपको समझ में आ गई। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि अद्वितीय हल का अनुपात कैसा होता है, रेशो कैसा होता है। तो अद्वितीय हल किसको कहते हैं? जब A1/A2 और B1/B2 की नहीं बने, नहीं बने मतलब नॉट इक्वल हो, है ना? तो A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 को हम क्या कहेंगे? अद्वितीय हल कहेंगे, या ना एक हल कहेंगे। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती है? तो बताइए अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अद्वितीय हल में या एक हल में कैसा हल होता है? तो उसमें संगत हल होता है। कौन सा हल होता है? संगत हल होता है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? थोड़ा सा ये भी बात ध्यान रखें आप। इसको क्या कहते हैं? अद्वितीय हल को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, प्रतिच्छेदी रेखाओं को क्या कहा जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन? जो दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर ही क्या करें? इंटरसेक्ट करें, तो इस लाइनों को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और संगत हल को कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं इसको। ओके। हाँ, तो आप समझ गए यूनिक हल यानी वन सॉल्यूशन को हम अद्वितीय हल कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है, और संगत हल को हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। बात आ रही समझ में? हाँ, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2x हो गया प्लस 7y हो गया, 7y हो गया और प्लस में 3 हो गया इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई, एक समीकरण हो गया ये। हाँ, कौन सा समीकरण है? रेखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि x की पावर कितनी है? 1, और y की भी पावर कितनी है? 1। तो ये कौन सा समीकरण हो गया? रेखिक समीकरण हो गया, क्योंकि घात 1 वाले समीकरण को हम रेखिक समीकरण कहते हैं ना। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो चुकी है। अब मैं अब यहाँ पे 3x कर दूं प्लस में 3y कर दूं प्लस में 7 अगर कर दूं और 0 कर दूं, तो मुझे बताइए कि a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। और b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 7 हो गई। हाँ,
अब A2 की वैल्यू क्या होगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और B2 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये अंदाजा लगाइए कि यहां अगर हम इस रेशो में अगर बैठाने की बात करें इस रेशो में, तो क्या आपका 2/3, देखो A1/A2 है ना, तो A1 की जगह आप 2 रख दीजिए, ये रख दिया मैंने। A2 की जगह क्या लग दीजिए, 3 लग दीजिए। क्या ये दोनों बराबर है 7/3? ये दोनों बराबर नहीं है। 2/3 जो है वो 7/3 के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे आप 3 का आप डिवाइड 2 में लगाएंगे तो कुछ अलग डेसिमल आएगा, और 3 का डिवाइड 7 में लगाएंगे तो कुछ अलग डेसिमल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों समीकरण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों रेखिक समीकरणों के युग्म कौन से वाले हल हैं, ये अद्वितीय हल हैं, है ना। और इन दोनों समीकरणों में कौन सी वाली रेखा बन रही है, इन दोनों में प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही है, कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। तीसरा क्या हो गया, इनका हल कैसा होता है, इनका हल संगत हल होता है। इनमें से x और y की वैल्यू निकल सकती है, निकलेगी। ओके, हाँ, तो ये रेशियो से हम पता कर लेंगे कि ये कौन सा वाला हल का सॉल्यूशन है। ओके, यहां से इस टाइप के हमारे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, उनको हम डिटेल में हर चीजों को आसानी से समझेंगे। ओके, ठीक है, चलिए अगले सेकंड पे हम आते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरे पे हम आएंगे। अब दूसरा जो होगा, पहला सॉल्यूशन आपका हो गया A1/A2 से B1/B2 की नहीं बनेगी। अब दूसरी बात में तो A1/A2 की तो बन जाएगी, किससे बन जाएगी भैया, B1/B2 से बन जाएगी, बट C1/C2 से नहीं बनेगी, C1/C2 से नहीं बनेगी, है ना। तो यहां क्या होने वाला है, यहां देखिए सेकेंड वाला जो है A1/A2 की B1/B2 से बनेगी, पर C1/C2 से नहीं बनेगी। हाँ, ये सेकंड वाला हो गया। सेकंड वाले को हम कहेंगे कोई भी हल नहीं। क्या कहेंगे हम इसको, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं, हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं है। यहां पर कोई भी हल नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें रेखाएं कैसी बनेगी, इसमें जो रेखाएं बनने वाली है आपकी, यहां पर समांतर रेखाएं बनने वाली है। ये जो दोनों रेखाएं आप देख पा रहे हैं, ए बी वाली और सी डी वाली। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है कोई भी हल, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को तो मिल ही नहीं पा रही। यहां पे मिली थी तो हमने एक हल लिख दिया, यहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिली तो हमने एक हल लिख दिया, है ना। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर नहीं मिली तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी हल नहीं है। ओके, तो हम यहां इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार की रेखाओं को, क्लास 9th में आपको डिटेल में पता होगा कि इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए, इनको कहते हैं समांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं कहते हैं, रेखाएं कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, पैरेलल लाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन कहा जाता है, पैरेलल लाइन कहा जाता है। ओके, हाँ, अब अगली जो बात होगी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो क्या होती है, सेकेंड वाले में पहली बात तो हमने रेशो पता कर लिया, कोई भी हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होगी, पैरेलल लाइन मतलब, हाँ। अब यहां पर संगत हल है तो यहां पर असंगत हल हो जाएगा। कौन सा, असंगत हल, असंगत हल होगा, असंगत हल होगा। समझ गए आप, हाँ। यहां पर दोनों लाइनों की क्या हो गई थी, संगति हो गई थी, तो संगत हल हो गया था। और यहां पर दोनों लाइनों की क्या नहीं हो पा रही, संगति नहीं हो पा रही, तो फिर ये दोनों लाइनें कैसी होगी, असंगत हल होगी। बात आ रही समझ में, हाँ, क्योंकि जब कोई भी हल नहीं निकलेगा तो उसका हल तो असंगत होना ही होना है। हाँ, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, हाँ, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, बात आ रही समझ में आपको। अब थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, तीनों को आप स्टेप बाय स्टेप में आपको समझा रहा हूं, कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें डिटेल में आप नोट करते जाइए। आपको यहां से आपको ऑब्जेक्टिव बनेंगे, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, आपको सही विकल्प में क्वेश्चन आ सकता है, खालिस्तान में क्वेश्चन आ सकता है, आपको सत्य सत्य में
आपको वन वर्ड में क्वेश्चन यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर आ सकते हैं। ओके, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं देखिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि अद्वितीय हल का रेशो कैसा होता है, तो आप कहेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अद्वितीय हल में a1/a2 की b1/b2 से नहीं बनती है ना। उसके बाद में अद्वितीय हल को कौन सा हल कहा जाता है, एक हल कहा जाता है, क्योंकि अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है, एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट या छेदक करती है। हाँ, फिर उनका हल कैसा होता है भैया, संगति होता है, क्योंकि दोनों लाइनों की संगति हो गई है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर सेकंड में आप क्या होगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। दोनों की तो बन जाएगी पर सी वाले से बनने की नहीं। हाँ, तो नहीं बन पाएगी तो क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, यहां पर कोई भी हल नहीं होगा। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी हल नहीं में रेखाएं किस प्रकार की होती है, तो कोई भी हल नहीं में रेखाएं जो होती है समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं का मतलब होता है कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं मिलती है, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, बात आई समझ में। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन थर्ड स्टेप को हम डिटेल में और समझते हैं, आपको आसान तरीके से यहीं से याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से आपके, देखिए यहां से लगभग आपके क्वेश्चन बहुत बनेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे आएंगे। देखिए अगला होगा आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों की बन पाएगी, तीनों की बनेगी, या इन दोनों की नहीं बन पा रही थी, इन दोनों की नहीं बन रही पर इसकी नहीं बन पाएगी, अब तीसरे वाले में तीनों की बन पाएगी, है ना। ये तीनों आएंगे कहां से, ये तीनों यहीं से आएंगे। यहां पे हमने दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो दो युग्म लिखे हैं ना, यहां से हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 की तुलना करेंगे। दोनों समीकरणों में से, दोनों इक्वेशन में से हम कंपैरिजन करने के बाद में हम पता करेंगे कि प्रॉब्लम या स्थिति बन क्या रही है। ओके, तो आइए यहां पर इसको कौन सा हल कहेंगे, यहां पर कोई भी हल नहीं को भैया क्या कहते हैं, ये भी बात ध्यान रख लीजिए, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कहते हैं। ओके ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाँ यहां पर अब आ जाइए, यहां पर अब इसकी लाइन में हम पढ़ लेते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, यहां पर होगा अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल। कौन से हल, अपरिमित रूप, परिमित नहीं अपरिमित, अपरिमित संख्याएं कहने का मतलब, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल। भैया कौन से हल, अनेक हल, यहां तो एक हल और यहां अनेक हल, ये भी बात ध्यान रखें आप। कौन से हल, अनेक हल, यहां एक हल और यहां अनेक हल। अनेक हल क्यों हो रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई कि तीनों में अनेक अनंत अनेक हल हो पाएंगे यहां पर, हाँ हो पाएंगे। देखिए अब यहां पर लाइनें कैसी बनेगी, कैसी लाइनें बनेगी, ये लाइनें हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये ना प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये हमारी पैरेलल हो गई, ना समांतर रेखाएं, और ये वाली जो लाइन हमारी होगी ए बी वाली जो लाइन है उसके ऊपर सी डी वाली लाइन हो जाएगी, है ना, सी डी वाली, तो ये हो गई सी डी वाली लाइन। तो यहां पर दोनों जब मिलेगी तो एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंट पर क्या करेगी, वो इंटरसेक्ट, मतलब कि दोनों लाइनें जब मिल पाएगी तो कितने पॉइंट बन पा रहे हैं, यहां तो एक ही पॉइंट बन पा रहा है इसलिए हमने एक हल लिखा, और यहां बहुत सारे पॉइंट बन पा रहे हैं ना, अनंत इनफाइनाइट पॉइंट्स बन पा रहे हैं, तो हमने इस लाइन को हम लिखेंगे संपाती रेखाएं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, संपाती रेखा, संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, संपाती रेखाएं। बात आई समझ में। कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइन, ओके, कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे इसको, कोइंसिडेंट लाइन, ओके, कोइंसिडेंट लाइन हम इसको कहेंगे। ओके ठीक, कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर दोनों लाइनें मिले तो संगत, यहां पर दोनों अच्छे तरीके से मिल गई तो क्या होगा, ये भी संगत होगा, ये भी क्या होगा, संगत होगा, संगत हल होगा, है ना, ये भी संगत हल होगा।
पर इसको आप कह सकते हैं कि आश्रित, कौन सा बोल सकते हैं, आश्रित कह सकते हैं इसको, आश्रित संगत हल इसको आप कह सकते हैं। या फिर इसको इंग्लिश में हम कहें तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहें, या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया तो ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, बात आई समझ में? एक बार फिर से मैं डिटेल में हर चीजों को आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिए। अब हुआ क्या, ठीक है, यहां तक तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सा बन चुका है। यहां से आपके मार्क्स आने वाले हैं लगभग ऑब्जेक्टिव तो आपके तय है कि यहां से आपके 3 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे, है ना। और दो जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपको पूरी हेल्प ये वाली टेबल जो मैंने बनाई है, जो तालिका मैंने बनाई है, ये बहुत काम करने वाली है। मैं कह सकता हूं कि अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में हो जाएंगे, बहुत सरल तरीके से आप सवालों को कर पाएंगे। देखिए पहला वाला कौन सा है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, जिसको कौन सा हल कहते हैं, उसको अद्वितीय हल कहते हैं, जिसका एक वो नाम होता है एक हल। उसमें रेखाएं कैसी होती है, उसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। इसमें हल कैसा होता है, इसमें संगत हल होता है। पहली बात क्लियर हो गई। अब सेकंड क्या होगी, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, इसको कौन सा हल कहते हैं, इसको कोई भी हल नहीं कहते हैं। हाँ, इसमें कोई सा भी हल नहीं होगा। इसमें रेखाएं कैसी बनती, समांतर रेखाएं बनती है। इसका हल कैसा होता है, इसका हल असंगत हल होता है। तीसरी कंडीशन, जब भी तीनों बराबर हो, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ये कैसा हल होता है, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल कहते हैं इसको। इसमें रेखाएं कैसी होती है, संपाती रेखाएं होती है, एक रेखा दूसरी रेखा से व्यवस्थित तरीके से पूरी तरह मिल जाती है यहां पर ग्राफ पेपर पे। अगला, यहां आश्रित संगत हल या फिर डायरेक्टली आप संगत हल भी कह सकते हैं। ओके, हाँ। अब अपरिमित रूप से इसको कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन। ओके, मैनी सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। ये अगर टेबल आपने कर ली तो आने वाली क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। मैं आपसे हर क्वेश्चन में पूछूंगा कि बताइए वो जो हमने तालिका जो नोट की थी उसमें कहां पे क्या क्या चीजें थी। मैं पूछूंगा आपसे कि कोई भी हल नहीं है के लिए रेखाएं कैसी होती है, आप कहेंगे समांतर रेखाएं होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स हो गया है तो आपको ऐसा लगे नहीं, थोड़ा सा एक लाइन में बना देता हूं यहां पर, देखिए। ठीक है, ये वाला इसके लिए हो गया है, ये हो गया, ठीक चलेगा। हाँ, ये वाला इसके लिए हो गया है। चलो, बढ़िया सा बन चुका है। ये तीनों चीजें जो आप याद करके रखने हैं, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें, ठीक है ना। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये तालिका आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं आपको यहां पे तैयारी करवाना चाहता हूं, देखिए ध्यान से। a1/a2 नॉट इक्वल बाई b1/b2 अद्वितीय हल होता है, जिसको हम एक हल कहते हैं। इसको यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये इंग्लिश वाली लाइन भी आप याद कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अगला हो गया, अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और अद्वितीय हल में हल कैसा होता है, तो संगत हल होता है। पहली बात हो गई, अद्वितीय हल का रेशो कैसा होता है, अनुपात वो होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। दूसरे नंबर पे आप कौन सा वाला हल लेंगे, कोई भी हल नहीं लेंगे, कोई भी हल नहीं होगा या फिर कोई भी हल नहीं है। तो ये होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, समांतर रेखाएं होती है इसमें, और असंगत हल होता है। तीसरी वाली लाइन, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल का अनुपात कैसा होगा, तो वो अनेक होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यहां से आपकी दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं हो जाएगी, और आश्रित संगत हल या डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इसको आप कह सकते हैं। नोट करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल आपके लिए। आपके एग्जाम में यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जरूर। ओके, बस याद करके रख लीजिए, चैप्टर नंबर 3 आपका इजी हो जाएगा। ओके, यहां तक का क्लियर हो गया, यहां तक आगे हम चलते हैं। अब हम आते हैं सवालों की तरफ।
आज से हम प्रश्नावली 3.1 चालू कर रहे हैं और 3.1 का हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट, लाइन बाय लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आएगा इजी वे में। ध्यान से देखिए, है ना। अब देखिए, निम्न समस्याओं को, ये समस्या हो गई आपके लिए, है ना, तो ये समस्या हो गई। पहला प्रश्न है आपका, हाँ, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। आपको युग्म बनाने हैं, रेखिक समीकरण के क्या बनाने हैं, युग्म बनाने हैं। इसमें दिए नहीं गए हैं, आपको बनाने हैं। और कैसे युग्म बनाने, आपको इस प्रकार के युग्म बनाने। अभी हमने युग्म बनाए ना, इस प्रकार की आपको कोई कंडीशन बनानी है वहां पर। हाँ, तो रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहां तो कि भैया ग्राफीय विधि से हल करना इसको। हाँ, ग्राफ पेपर की इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी और ग्राफ से हम इस सवाल के सॉल्यूशन निकालेंगे। ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न आपका पास ये है, पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है आपका कि कक्षा, इसको बोलते हैं 10 रोमन शब्द में, है ना। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, प्लस कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई हुआ होगा मैथ्स की कोई प्रतियोगिता हुई होगी, तो उसमें क्या हुआ, गणित की कोई पहेली की प्रतियोगिता हुई, तो उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब वो 10 के 10 विद्यार्थी कौन सी कक्षा के थे, क्लास 10 के थे। हाँ, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कहने का मतलब कक्षा 10वीं में जब 10 बच्चों ने भाग लिया उस प्रतियोगिता को लेने के लिए, तो उसमें लड़कियां भी शामिल थी और लड़के भी शामिल थे। ओके, 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, लड़कों की संख्या ज्ञात करना है और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। दोनों की संख्याएं ज्ञात करना आपको कि उस प्रतियोगिता में जब भाग लिया लड़कियों और लड़कों ने, तो कितनी लड़कियों ने और कितने लड़कों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। अब इसमें एक बात यह भी बता दीजिए कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां ज्यादा थी और लड़के कम थे। बात आ रही समझ में आपको। आसान भाषा में हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सपोज करेंगे, मानेंगे हम, है ना, कि हमने मान लिया, माना, हाँ, माना लड़कों की संख्या, पहले लड़कों दिया है तो आप लड़कों भी ले सकते हैं। माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x है। कितनी है, x है। मान लीजिए लड़के x हैं, हमें नहीं पता x की तो वो वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। हाँ, मान लिया लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y है। अच्छा, क्यों लिया हमने इस प्रश्न को ऐसा, प्रश्न ही हमारा ऐसा है, उसने कहा है कि समीकरणों के युग्म बनाना है हमको। बात आ रही समझ में आपको, समीकरणों के क्या बनाने हैं हमको, युग्म बनाने हैं, है ना। तो हम समीकरणों के जब युग्म बनाएंगे तो हमको दो चर राशियां तो लेना पड़ेगी ना, x और y। हाँ, तो देखिए, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, ये आप लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद थोड़ा आगे हम चलते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों ने। तो कुल मिलाकर प्रश्न के अनुसार हम पहली लाइन यहां पर बना सकते हैं। प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ, तो कहने का मतलब हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लड़के और लड़कियां दोनों की नंबर्स कितने हैं, 10 हैं। तो यहां पर हम इसको बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। हाँ, आगे हम चलते हैं। अब देखिए, यहां से पढ़ना चालू कीजिए। 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो दूसरा समीकरण कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या है भाई और लड़कों की संख्या क्या है, x है। ये वाली बात पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है साहब। वापिस से प्रश्न ने हमको कहा है, ये वाली कंडीशन पहली शर्त से हो गई, अब दूसरी वाली शर्त हम बनाएंगे दूसरी कंडीशन से।
तो देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या तो बराबर नहीं हो सकती? अब ज्यादा किसकी है? ज्यादा लड़कियों की संख्या है, तो वो कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो आप यह सोच रहे हैं कि x में 4 क्यों जोड़ा? x में 4 इसलिए जोड़ा है क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा है। हाँ, तो लड़के कम थे तो उनमें हमने 4 ऐड और कर दिए तो लड़कियों के बराबर आ गए। तो जोड़ना किसमें पड़ेगा ना, कम वाले में आपको जोड़ना है। या फिर इसको आप ऐसे समझ लीजिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। ये होगी समीकरण नंबर 2। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए बच्चों। यहां से अगर आपकी इक्वेशन गलत बनी तो सॉल्यूशन गलत आएगा। पहला समीकरण आप समझ गए। पहला समीकरण क्या है आपका? पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण हो गया y बराबर x प्लस 4। ये हो गया दूसरा। अब दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप हर चीजों को हम हल करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 की बात करेंगे। तो पहला वाला समीकरण हमारा है एक पहला x प्लस वाई बराबर 10। आप इसका क्या कीजिए कि अगला है y, इसको आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ये ऐसा आप बना लीजिए और बनाने के बाद में आप क्या कीजिए, यहां पर ले लीजिए। देखिए यहां इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं। हाँ, अब इसमें आप क्या ले लीजिए, यहां पर x ले लीजिए और यहां y ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब लेने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं x की वैल्यू को कुछ रखूं तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी। अगर x की वैल्यू को हम कितना रख दें, 10 रख दें, कितना रख दें हम, अगर हम x की वैल्यू को 10 रख दें, ध्यान से देखिए, अगर हम x की वैल्यू को 10 रख दें तो y की वैल्यू कितनी मिल पाएगी? y की वैल्यू मिल पाएगी 0 मिल पाएगी। ये भी बात ध्यान में आ रही है आपको? आप ऐसा नहीं कि 10 ही रखेंगे, आप आपके हिसाब से कोई से भी नंबर रख सकते हैं। हाँ, तो आपने 10 रख दी, तो जैसे मैंने यहाँ पे, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। मैंने जैसे यहाँ पर 10 रखी, यहाँ पे मैंने 10 रखी, तो y की वैल्यू होने वाली है 10 माइनस 10 और फाइनली y की वैल्यू 0 होने वाली। ठीक है, हमने x की वैल्यू क्या रखी, 10 रखी, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0 आई। ये वाला सॉल्यूशन समझ गए आप? हाँ, अगला आप कुछ माइनस में भी ले सकते हैं आपके हिसाब से, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल और इजी हो जाएगा। देखिए अगला वाला क्या रखेंगे आप, इसमें x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह आपने रख लिया माइनस के 4 रख लिया। अगर आपने कितना रख लिया, 4 ले लीजिए, या फिर आप कितना ले सकते हैं, -4 ले लीजिए। यहां पर आप 0 भी ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू 0 ले लोगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, अगर x की वैल्यू 0 ले लोगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। देखो कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब x की वैल्यू 0 को कहा है तो x की जगह 0 रख दीजिए। हाँ, x की जगह 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस वाई और ये हो गया 10 और y बराबर 10। आसान तरीके से कैलकुलेशन हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अगला जो हमारा पार्ट है, अगला हमारा पार्ट कौन सा वाला है, ये वाली लाइन। अगली लाइन हमारी ये वाली है। कौन सा वाला समीकरण है हमारा, अगला समीकरण है y बराबर x प्लस 4। ये देखिए y बराबर x प्लस 4, ये हो गया समीकरण पहला। ये आपका कौन सा समीकरण था, पहला, ये समीकरण पहला था, समीकरण पहला। अब दूसरा समीकरण कौन सा होगा आपका, समीकरण दूसरा, है ना, समीकरण दूसरा वो था हमारा y बराबर x प्लस 4। तो यहां पर हम कैसे बॉक्स प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर भी वैसे ही करना है, ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। तो आसान से हमने 10 और 0 ले लिया, 0 और 10 ले लिया। अब उसके बाद में आप यहां ले लीजिए, ये ले लिया, इस टाइप का बॉक्स बना लीजिए। ज्यादा वैल्यू भी रखने की कोई जरूरत नहीं, और ज्यादा भी रख सकते हैं, मिनिमम कम से कम 2 या 3 वैल्यू आप रख सकते हैं। तो यहां ले लीजिए x और यहां ले लीजिए y। अब हुआ क्या कि x की वैल्यू आप ले लीजिए 0, x की वैल्यू कितने ले लीजिए, 0 ले लीजिए, x की वैल्यू आपने ले ली 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्योंकि देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू तो 4 मिलनी ही मिलनी है ना, क्योंकि 4 में अगर 0 जुड़े तो 4 ही आए। हाँ, अगर ये वाली वैल्यू फिर कौन सी वाली रखें, अब आप x की वैल्यू -4 भी रख सकते हैं।
क्योंकि -4 रखेंगे तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा वो, है ना। -4 यहां रखेंगे तो 4 से 4 खत्म और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू -4 रख लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा भी आप ले सकते हैं ना। देखिए बहुत आसान से कैलकुलेशन होगा आपका, ग्राफ में कहीं भी दिक्कत नहीं आनी है। देखिए अब यहां पे क्या होगा, ये हो गया आपका, आपने x की जगह -4 रख रहे हैं, हाँ x की जगह -4 + 4, तो y की वैल्यू हो गई 0। ओके, यहां तक क्लियर है आप सभी को। हाँ, आगे हम चलते हैं सॉल्यूशन। ये जो दोनों आपको मिल पाए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन से मिला है और ये सेकंड इक्वेशन से मिला है, तो इन दोनों को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। आइए, अब हम सबसे पहले क्या लेंगे कि एक ग्राफ पेज लेना है आपको, बढ़िया तरीके से ग्राफ पेज ही लेना है, या फिर एडजस्टमेंट के हिसाब से आप थोड़ा मेजर करके लाइनें बना सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लाइन पे आ जाइए। ये हो गई हमारी लाइन, है ना, ये हो गई, ये वाली लाइन हो गई, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए यहां तक, एक लाइन इधर खींच दी। हाँ, और इस लाइन को थोड़ा सा आप फ्रेम चेंज कर लीजिए, ये रेड कलर की लाइन हो गई। इस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, एक्स अक्ष दे देंगे। उससे पहले हम सेकंड वाली लाइन भी ले लेते हैं। सेकंड वाली लाइन इस टाइप से लेंगे। देखिए सेकंड वाली लाइन हो जाएगी आपकी, ये रही सेकंड वाली लाइन, ये हो गई सेकंड वाली लाइन, ये हो गई, ये हो गई सेकंड वाली लाइन, और ये इधर इधर हो गई। ठीक है, इसकी फ्रेम को भी हम चेंज कर लेते हैं। इसकी फ्रेम हो गई आपकी ये वाली। ठीक है, यहां तक ठीक होने के बाद में ये वाली जो लाइन आपकी आई है, ये हो गया आपका एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष ले लेंगे आप इसको, एक्स अक्ष लेंगे आप इसको। ओके, कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष हो जाएगा आपका, ये वाला कलर, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, और ये वाला कौन सा वाला हो गया आपका, वाई अक्ष हो गया, ये वाला वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष, वाई एक्सिस। ठीक, हाँ, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इस लाइन को यहां से ले सकते हैं, ये इधर ले लीजिए थोड़ा यहां पर। ठीक है, और ये वाली रब कर देंगे हम, ऐसा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहां पर हमने ग्राफ में ये जो दोनों लाइनें बना ली है, आसान से करिए सवालों को। अब हुआ क्या कि यहां पर हमने जो इक्वेशन बनाई थी कि x की जो वैल्यू है वो 10 है और y की वैल्यू 0 है, तो देखो हम पुट करेंगे यहां पर वैल्यू, x की वैल्यू 10 हो गई। x की वैल्यू 10 लेने के लिए हम यहां पर नंबर प्लॉट करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 3 वाली हो गई, 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 तक चलेंगे हम एक्स में। एक्स में आपको मैक्सिमम कहां तक जाना है, 10 तक जाना है, और वाई में आपको 0 तक जाना है ना, 0 तक नहीं जाना वैसे, वाई में आपको 10 तक, आप यहां पर भी 10 तक ओपन कर लीजिए, यहां पर भी आप 10 तक ओपन कर लीजिए। देखिए ये हो गया आपका 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब आप ऐसे नंबर्स लीजिए कि यहां से पता करके लीजिए कि भैया हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो नेगेटिव में x की -4 तक आ रही है, तो आप इधर भी -4 नेगेटिव में बढ़ा सकते हैं, आप इधर, है ना, इधर बढ़ा सकते हैं। आपका ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका -2, ये -3 और ये -4। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ओके, ये हो गया भैया हमारा। चले आगे। हाँ, अब उसके बाद में थोड़ा सा और ध्यान हमको लगाना है कि अब बातें क्या हो रही है, यहां पर हमारी क्या क्या बातें हमारी हो पा रही है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे हम चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या हो गई है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी हो गई है 10 और 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। अभी सिर्फ यहां ध्यान लगाइए, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 10 कहां पर है, यहां पर है, x की वैल्यू 10 कहां है, यहां है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू 0 के लिए पहला पॉइंट आपका यहां बनेगा,
इसको कहते हैं 10 और 0, क्योंकि पहले आता है x और सेकेंड नंबर पे आता है y। ओके, हाँ, ये हो गई x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। फिर उसके बाद में x की वैल्यू 10, फिर y की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू कौन सी वाली, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 10 यहां होगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, ये हो गई x की वैल्यू और ये y की वैल्यू हो गई। आप ध्यान लगाइए, ये जो x अक्ष है ना, x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने y की जगह यहां 0 लिया। x अक्ष पर y रहता ही नहीं है, x अक्ष पर y की वैल्यू 0 रहती है, साथ ही साथ y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है। कहीं पर आप लिख दीजिए, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो ये वाला जो पॉइंट होने वाला है, यहां पर 0 और 6 होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि y की वैल्यू 6 है यहां पर और x की वैल्यू 0, तो इसलिए पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है ना। तो x को पहले लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है, पहले भुज को लिखा जाता है फिर कोटि को लिखा जाता है। अब आगे हम चले, इन दोनों लाइनों को हम मिलाने की कोशिश करेंगे ना। देखिए दोनों लाइनों को हम मिला देंगे यहां पर बहुत आसान तरीके से, ये हमने मिला दिए दोनों लाइन, ये इस टाइप से मिल गए आपकी लाइन, ठीक है, ये लाइनें मिल गई। हाँ, इसका आप भले ही चेंज कलर कर सकते हैं, ये वाला कलर जो होगा इसका, ये वाला कलर। अब रही बात, ये लाइन बनी किसकी है, ये लाइन हमारी बनी है, ये बनी है हमारी x प्लस वाई बराबर 10 वाली लाइन। x प्लस वाई एक रेखिक समीकरण है, इसकी एक रेखा बनी है और उस रेखा को हमने ग्राफ पेज पे बनाया है, इसका नाम है x प्लस वाई, कौन सी वाली लाइन, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 10 वाली लाइन बन चुकी है। ये पहली लाइन बन चुकी है। अब सेकेंड लाइन पे हम लोग आते हैं। सेकेंड लाइन हमारी क्या होगी, x की वैल्यू 0 लेंगे और y की वैल्यू 4 लेंगे, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, मतलब पॉइंट आपका यहां बनने वाला है। पॉइंट आपका कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 यहां बनेगा। हाँ, मैंने कहा आपको y अक्ष पर x की वैल्यू 0 रहती है, इसलिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये वाली बात हो गई। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब x की वैल्यू क्या लेंगे हम, -4 और y की वैल्यू लेंगे 0, x की वैल्यू लेंगे हम -4, -4 कहां होगा, यहां होगा, पहले x की वैल्यू लिखाएगी -4 फिर y की वैल्यू 0। ओके, पहले x की ही वैल्यू लिखाती है, x और y इनमें से इसको कहते हैं हम भुज कहते हैं और इसको कहते हैं कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो लाइन कैसे बनेगी, अब ये वाली हो गई 0, -0 और ये y की वैल्यू 4, ये 4। अब यहां हम इन दोनों लाइनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, तो देखो कहां तक ये लाइन जाएगी यहां पर। अब ये दोनों लाइनों को अगर हम यहां से मिलाने की कोशिश करें तो यहां पर मिल पा रही है, ये किस पॉइंट पर मिल रही है, ये जो पॉइंट मिल पा रही है, इसकी मैं फ्रेम चेंज करूं अगर, तो ये वाली हो गई। अब मुझे बताइए कि यहां अगर हम लोग बातें करें, यहां पर अगर हम बातें करें तो कौन से वाले पॉइंट पर मिल पा रही है, ये 3 वाली लाइन हो गई आपकी और ये वाली लाइन हो गई 7 वाली, तो यहां पर भी तो एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा, x और y वाला पॉइंट होगा। तो जरा बताइए x की वैल्यू कितनी आ रही, 3, और y की वैल्यू कितनी आ रही, 7 आ रही है। हाँ, अब आपने जो ब्लू कलर की नीचे नीले वाली लाइन लिखी है, इसका नाम क्या है, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है आपकी y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4, ये वाली लाइन कौन सी है, y बराबर x प्लस 4 वाली लाइन है। अब हुआ क्या कि यहां पर जो x और y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। अब थोड़ा सा अंदाज लगाइए कि हमने जो माना था, हमने क्या माना था, हमने माना था लड़कों की संख्या x मानी थी, तो x कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और y कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। x 4 नहीं आ रहे, 7 3 आ रहे हैं, है ना, x कितने आ रहे हैं हमारे, 3 आ रहे हैं, x की वैल्यू 3। हाँ, तो यहां से हमारे सवाल का सॉल्यूशन हो गया। अब आप कहेंगे कि इस ग्राफ विधि से इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है,
आप जब बनाएंगे इनको हम इजी वे में भी सॉल्व करेंगे, अभी मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अब हुआ क्या कि हम यहां लिखेंगे, अतः x और y की जो वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे ग्राफ में से हम लिख देंगे, है ना। हाँ, अतः x की वैल्यू कितनी 3 और y की वैल्यू 7। अतः हाँ, अतः अतः वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः अतः लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी नहीं होगी x, जो कि कितनी आई 3 आई, है ना। तथा लड़कियों की संख्या भैया लड़कियों की संख्या कितनी आई है y, वो आई है 7 आई है। लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। ओके, उस गणित की जो प्रतियोगिता थी उसमें क्या हुआ कि वहां पर गणित की जो पहले की प्रतियोगिता उसमें भाग लेने वाली लड़कियां ज्यादा थी और लड़के कम थे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो भैया 4 ज्यादा है या नहीं है बताइए। 3 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 7 आ जाए, तो लड़कियों की संख्या ज्यादा तो है ना। हाँ, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को हमने बढ़िया सी मेथड से सॉल्व किया है, ऐसे आप ग्राफ विधि से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक तरीका और है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो भी मैं आपको आज ही बता देता हूं। दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं, लिख लेंगे दोनों समीकरणों को। देखिए पहला हमारा समीकरण क्या था, पहला हमारा समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा हो गया y बराबर x प्लस में 4, ये हो गया दूसरा समीकरण। आप क्या करना, पहले भले ही आप सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करने के बाद में फिर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, हाँ, समीकरण 2 से y के मान को 1 में रखने पर, अब भैया एक जो है वो कौन सा है, वो तो x प्लस वाई बराबर कितना है 10। अब इसमें हम क्या कर देंगे, y की जो वैल्यू है y x प्लस 4, इसको हम यहां पुट कर देंगे। तो देखियो y की जगह x तो अपनी जगह पर है, पर y की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 4 लिख देंगे। x प्लस 4 लिख देंगे, यहां पे लिखने के बाद में 10 हो जाएगा। अब यहां पर x और x हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, प्लस 4 इजिकल टू 10। बहुत सारे बच्चे x में x का इंटू करने पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स में अगर हम एक्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। हाँ ठीक है ना, ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब कितना हो जाएगा, यहां पे 2x बराबर 10 में से कितने कम हो जाएंगे, 4, प्लस वाले 4 उधर माइनस में चले गए, माइनस में जाने के बाद में 2x बराबर कितना होगा 6, तो फाइनली आपके पास 6 अपन में 2 बचेंगे, और यहां पर आपको x बराबर कितने मिलने वाले हैं, 3 मिलने वाले हैं। और x हमने किसको माना था, लड़कों की संख्या को माना था हमने, x माना था नहीं माना था, लड़कों की संख्या मानी थी हमने, लड़कों की संख्या x बराबर 3। देखिए यहां से माना लड़कों की संख्या x, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 3, तो आप इस विधि से भी सॉल्व सवाल कर सकते हैं। यहां पर ये सेकंड मेथड हो गई आपकी, इस मेथड का हम क्या नाम बोल सकते हैं, इस मेथड को हम बोल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि कह देंगे। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डिटेल में आपने लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप को समझ लिया, आपका कैलकुलेशन बहुत, और हर चीज आपको अगर समझ में आ गई तो सारे सवाल आपके बहुत इजी हो जाएंगे। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 3, इसको आप क्या कर दीजिए कि x बराबर 3 को समीकरण, x बराबर 3 को समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रख दीजिए, नहीं तो 2 में, समीकरण 2 में। अब 2 जो है वो क्या है, आपका दूसरा समीकरण है y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x की जगह आप 3 लिख दीजिए। अब बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। y किसकी, x किसकी वैल्यू थी, x हमारी थी लड़कों की संख्या, है ना, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या।
लड़कों की संख्या हो गई x बराबर में 3 और लड़कियों की संख्या हो गई y बराबर में 7। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत इजी। अगर दोनों की वैल्यू को अगर जोड़ें, 7 में 3 जोड़ें तो 10 हो जाए। यहां से आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान भाषा में। अगला देखिए, यहां पर कुछ किया हमने, यहां पर कुछ नहीं किया हमने। बढ़िया तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने पढ़ा, इस समस्या को, हमको एक समस्या दिख रही, इस समस्या को हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज को हमने ग्राफीय विधि से किया है यहां पर, और दोनों मेथड से भी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। बहुत इजी क्वेश्चन था यहां पर। अगर एक सवाल आपने बढ़िया तरीके से कर लिया तो दावे के साथ में कह सकता हूं कि आगे के सवाल भी आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, इससे पहले हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये वाली चीज का तो कोई यूटिलाइज नहीं हुआ है, बट हाँ यूटिलाइज हुआ है। क्या यूटिलाइज हुआ है कि हमने, अगर हम देखें यहां पर कि हमारा जो ग्राफ बना हुआ है, हमारा ग्राफ क्या बना हुआ है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, ये वाली लाइन कहां जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है आपकी ऊपर तक जा रही है ऊपर तक, और ये वाली लाइन, ये x प्लस वाई की ये दोनों लाइनें कैसी हो रही है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक बिंदु पर क्रॉस कर रही है ना। तो ये कौन सी लाइनें हो गई, प्रतिच्छेदी लाइन हो गई, प्रतिच्छेदी लाइनें हो गई है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं में हल कैसा होता है हमारा, प्रतिच्छेदी रेखाओं में हमारा जो हल होता है वो होता है हमारा संगत हल होता है ना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है ना। तो हम इसको कह सकते हैं अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन, ये ना एक पॉइंट पे मिले। एक्स और वाई की हमको यहां से वैल्यू मिल पाई है। ओके, अब अगर रेशो की अगर मैं बात करूं आपसे, तो रेशो को भी मैं आपको बता सकता हूं। यहाँ पे बहुत इजी है। यहाँ पर दोनों लाइनें हमारी कैसी थी, दोनों लाइनों का जो समीकरण अगर हम देखें, तो यहां से अगर हम a1 की वैल्यू की बात करें तो a1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, और यहां से b1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और c1 की वैल्यू आप ले लेंगे 10। माइनस का ले लीजिए या प्लस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहां से अगर आप देखें तो यहां इसको उधर जाना पड़ेगा। हाँ, तो a1 a2 की वैल्यू कितनी होगी, वो भी मैं इस टाइप की चीजें मैं आपको और आगे और इजी वे में समझा दूंगा। तो a2 की वैल्यू होगी हमारी 1, और b1 की वैल्यू जब वो उधर जाएगा तो b1 की वैल्यू होगी -1 होगी, ये उधर जाएगा ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या होगा x प्लस 4, y उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का y बन जाएगा। हाँ, तो y वाले पार्ट में होता है b2 होता है, तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b2 की वैल्यू -1। क्या यहां पर दोनों बराबर है, नहीं, 1/1 और 1/- कभी भी बराबर नहीं होते। ओके, तो यहां पर हमारा अद्वितीय हल हो चुका है ना। अद्वितीय हल में हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस सवाल को हमने दो मेथड से सीखा है। ओके, और बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे आने वाली क्लास में। और आज जो हमने सीखा है उसको आप डिटेल में हर चीजों को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और आगे हम चलते हैं यहाँ पर। तो आप हमारे विनर्स इंस्टीट्यूट के इस ऐप को आप डाउनलोड करें, यहाँ पर ऑफिशियल चैनल है, और यहाँ पर मैंने जो आपको पढ़ाया है, जो टेबल बनाई है, जो अद्वितीय हल हो गया, कोई भी हल नहीं है, अनंत अनेक हल हो गए, वहां की पूरी लिखित में आपको पीडीएफ यहां से आपको मिल जाएगी। इस पे आपको जाना है, इसको आपको डाउनलोड करना है। डेली में आपको पढ़ाऊंगा, हर चीजें आपको लिखित में मिल जाएगी, और यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे चलते हैं अगर हम लोग, ये हो गया हमारा ऑनलाइन स्कूल बाय विनर्स हो गया। यहां से क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होगी। मैथ्स का सारे चैप्टर, हमारे जो 14 चैप्टर है, यही चैनल से आपको कवर करवाए जाएंगे सारे चैप्टर्स। और बात रही इस चैनल की, तो इस चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और जुड़िए एक बेहतर सपना बनाने के लिए। आगे की हम बात करें कुछ सोशल मीडिया के चैनल से, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इनसे आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं, और कैसी क्या लगी क्लास आप जरूर बताएं, एक लाइक जरूर देके जाएं, और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।